मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे वेव्स के बारे में। तरंगे क्या हैं और तरंगों की फीचर्स, तरंगों की विशेषताएं क्या है। सबसे पहले तरंगे। तरंगे ऊर्जा है, ये जल नहीं है। वायु जल को ऊर्जा प्रदान करती है, जिसकी वजह से तरंगे उत्पन्न होती हैं। इसके साथ साथ जब ये तरंगे महासागरों के तट पर पहुंच जाती हैं, तब ये अपनी ऊर्जा को मुक्त कर देती हैं। इसके साथ साथ ये जो जो तरंगे हैं, जो महासागरों की सतह के ऊपर जो तरंगे हैं, वे इन तरंगों की गति महासागरों का जो तल है, गहरा तल, उसे प्रभावित नहीं करता। इसके साथ साथ और एक बात और, जब तरंगे महासागरों के तट पर पहुंच जाती हैं, तब इनकी गति कम हो जाती है। तरंगों की गति कम होने का एक कारण है, क्या कारण है? महासागर का जो जल है, जो कि गत्यात्मक है, स्थिर नहीं है, इनका आपस में घर्षण, गत्यात्मक जल का आपस में घर्षण होता है, जिसकी वजह से जो तरंगों की गति है वो कम हो जाती है जब वे महासागरों के तट पर पहुंच जाती है। और बड़ी तरंगे केवल महासागरों में ही उत्पन्न होती हैं। और ये मैंने पहले भी बता दिया था कि जो तरंगे हैं वे छोटी से बड़ी होती जाती है। इनका जो आकार है वो छोटे से बड़ा होता जाएगा। फिर इसके बाद तरंगों की विशेषताएं। क्लियर? यहाँ तक हमने क्या पढ़ा? तरंगे क्या है और तरंगों के बारे में। तरंगों की जो गति है, तरंगों की गति कब होती है? जब वे महासागरों के तट पर पहुंच जाती हैं और जब ये ऊर्जा से निर्विक्त हो जाती हैं। और इसके साथ साथ इन तरंगों की गति होने का दूसरा कारण क्या है? महासागरीय जल जो कि गत्यात्मक है, उसका आपस में घर्षण होना, जिसकी वजह से गति कम हो जाती है जब ये महासागरों के तट पर पहुंच जाती है। इसके बाद देखिए तरंगों की विशेषताएं। जब भी हम तरंगों की विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें तरंगों की विशेषताओं से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसे फर्स्ट क्या है? तरंग शिखर। हमें नाम से दिख रहा है शिखर, जो तरंगों का उच्चतम बिंदु, ये तरंगों का उच्चतम बिंदु है। तरंगों का उच्चतम बिंदु तरंग शिखर कहलाता है। क्लियर? सेकंड, तरंग गर्त, तरंगों का निम्नतम बिंदु, ये हमें दिख रहा है। तरंगों का सबसे निम्नतम बिंदु यह तरंग गर्त कहलाता है। थर्ड देखिए तरंग की ऊंचाई। तरंग शिखर और तरंग गर्त। तरंग शिखर है सबसे ऊपर वाला पॉइंट और तरंग गर्त क्या है? सबसे नीचे वाला पॉइंट। इन दोनों के बीच की वर्टिकल दूरी, तरंग शिखर और तरंग गर्त, इधर देखिए, तरंग शिखर और तरंग गर्त के बीच की वर्टिकल दूरी तरंग की ऊंचाई कहलाती है, वेव हाइट। तरंग शिखर और तरंग गर्त के बीच की वर्टिकल दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या कहलाएगी? वेव हाइट, तरंग की ऊंचाई। फोर्थ, तरंग दैर्ध्य, वेव लेंथ। एक तरंग शिखर से दूसरे तरंग शिखर या फिर एक तरंग गर्त से ये दूसरे तरंग गर्त के बीच की हॉरिजॉन्टल दूरी। एक तरंग शिखर से दूसरे तरंग शिखर पर, या तो यहाँ से यहाँ देख लीजिए या यहाँ से यहाँ देख लीजिए, ये तीनों ही तरंग शिखर हैं और ये दोनों ही तरंग गर्त है। तो हम क्या कहेंगे? वेव लेंथ क्या है? दो तरंग शिखर या दो तरंग गर्त के बीच की हॉरिजॉन्टल दूरी तरंग वेव लेंथ कहलाती है। फिर देखिए फिफ्थ पॉइंट है तरंग आयाम। हमें पता है ये तरंग शिखर है और यहाँ आएगा तरंग गर्त। तरंग शिखर और तरंग गर्त के बीच की दूरी कहलाती है तरंग की ऊंचाई। तरंग की ऊंचाई का आधा भाग, ये तरंग की ऊंचाई है, इस तरंग की ऊंचाई का आधा भाग ये, मैंने इसे यहाँ पर मेंशन किया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो एक के अंदर, इसलिए मैंने अलग से इसको डिनोट किया है। देखिए तरंग शिखर और तरंग गर्त के बीच की वर्टिकल दूरी को हम कहते हैं तरंग की ऊंचाई, वेव हाइट। और इस वेव हाइट का आधा भाग, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, यह कहलाता है तरंग आयाम। क्लियर? यहाँ तक। आगे देखिए, इनके अलावा ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वेव्स की, तरंगों की। फर्स्ट, तरंग शिखर
तरंगों का उच्चतम बिंदु, तरंगर्थ, तरंगों का निम्नतम बिंदु, तरंग की ऊंचाई, तरंग शिखर और तरंगर्थ के बीच की वर्टिकल दूरी तरंग हाइट कहलाती है। फोर्थ, वेवलेंथ। इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ज़्यादा इजी है, धैर्य याद करने की बजाय लेंथ याद करना ज़्यादा बेटर है। देखिए, दो तरंग शिखरों या दो तरंगर्तों के बीच की हॉरिजॉन्टल दूरी वेवलेंथ कहलाती है। फिर देखिए फिफ्थ, तरंगायाम। तरंग की ऊंचाई का आधा भाग। तरंग की ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, तरंग शिखर से तरंगर्त तक, इसके बीच की दूरी, इसके बीच का आधा भाग क्या कहलाएगा? तरंग आयाम। इनके अलावा कुछ और पॉइंट्स भी हैं, जैसे तरंग काल, वेव पीरियड। नाम से ही दिख रहा है, वेव पीरियड, टाइम पीरियड की बात हो रही है। क्या है तरंग काल? दो तरंग शिखर या दो तरंगर्त के बीच का जो टाइम पीरियड है, एक तरंग शिखर को दूसरे तरंग शिखर तक पहुंचने में या एक तरंगर्त से दूसरे तरंगर्त तक पहुंचने में तरंगों को जितना भी समय लगता है, जितना भी टाइम लगता है, वह तरंग काल कहलाता है। वेव पीरियड, समय की बात हो रही है तो ये यहाँ से लेकर एक तरंग शिखर से दूसरे तरंग शिखर तक, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, फिर यहाँ पहुंचेंगे, तो ये क्या है? जितना भी समय लगा यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? क्या है ये? वेव पीरियड, तरंग काल। फिर तरंग गति, स्पीड, वेव स्पीड। स्पीड मीन्स गति। देखिए, ये जो गति है किसके माध्यम से उत्पन्न हो रही है? जल के माध्यम से। वो पीछे से इसका जो रीजन है वो है वायु। वायु जल को ऊर्जा प्रदान करती है, जिसके कारण तरंगें उत्पन्न होती हैं। देखिए, तरंग गति क्या है? जल के माध्यम से तरंगों की गति करने की दर, तरंगों की जो स्पीड है तरंग उत्पन्न होने की, जैसे यहाँ से तरंग उत्पन्न हुई, यहाँ से ऊपर तक जाने की जो गति है इसकी, फिर इसकी ऊपर से नीचे गिरने की जो स्पीड है वो कहलाएगी तरंग गति, वेव स्पीड। फिर है तरंग आवर्ती, वेव फ्रीक्वेंसी। वेव फ्रीक्वेंसी मीन्स एक सेकंड के अंतराल पर, समय के एक सेकंड के अंतराल पर एक बिंदु से गुजरने वाले तरंगों की व्याख्या। जब हम तरंगों की व्याख्या प्रत्येक एक सेकंड के समय अंतराल पर करते हैं तो इसे वेव फ्रीक्वेंसी या वेव आवर्ती कहते हैं। ये कुछ तरंगों की विशेषताएं हैं, ये मैंने आपको फिर से 2 बार बता दिया। अब ये देखिए, तरंग का नाम से दिख रहा है, समय से संबंधित है। एक तरंगर्त, दो तरंग शिखर या दो तरंगर्त के बीच का समय अंतराल, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों का जो टाइम पीरियड है ये है वेव पीरियड, तरंग काल। फिर तरंग गति। तरंग गति क्या है? जल के माध्यम से तरंगों की गति करने की दर, तरंगों की जो आगे ऊपर उठने की और नीचे गिरने की जो दर है वो कहलाएगी तरंग गति, वेव स्पीड। फिर है तरंगावर्ती। तरंगावर्ती वेव फ्रीक्वेंसी, ये है समय के अंतराल, एक सेकंड के समय अंतराल पर सेकंड के समय अंतराल में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की व्याख्या करना, ये क्या कहलाता है? तरंगावर्ती। देखिए, ये सब तो है तरंगों की विशेषताएं। इसके साथ साथ कुछ बातें और भी हैं। देखिए, जैसे जो तरंगे हैं इनका जो आकार है, जैसे ये छोटी हैं या फिर बड़ी हैं, इनका आकार और इनकी आकृति ये हमें कुछ इंफॉर्मेशन देती है, कुछ सूचना देती है तरंगों से संबंधित। जैसे फर्स्ट, जो युवा तरंगे हैं, जो तरंगे युवा है, जो अभी अभी उत्पन्न हुई है, वे क्या, उनकी ढाल अधिक होती है, वे अधिक ढाल वाली तरंगे हैं। लेकिन कुछ तरंगे जिनकी गति कम है या नियमित है, रेगुलर है, जिनकी गति हमेशा एक जैसी रहती है या कम है, वे अधिकतर क्या है? वे अधिकतर ऐसे स्थानों पर उत्पन्न होती है जो कि बहुत दूर है, वे दूरस्थ स्थानों पर उत्पन्न होती हैं। इसके साथ साथ एक बात और, जो ये जो तरंगे हैं ये टूट भी जाती हैं जब जब जल की गहराई, महासागरों का जो जल है
उसकी गहराई, वेवलेंथ, ये जो वेवलेंथ थी तरंग शिखर और दूसरी तरंग शिखर के बीच की हॉरिजॉन्टल दूरी क्या थी, वेवलेंथ। जब इसकी लेंथ क्या है, आधी हो जाती है, जब महासागरीय जल की गहराई वेवलेंथ से आधी हो जाती है तब तरंगें टूट जाती हैं। इसके बाद जो वायु मापने का जो मापक है वो है, उसे कहते हैं नोट। देखिए यहाँ लिखा भी है नोटिकल, वैसे तो नोटिकल कहते हैं, नोटिकल में मापी जाती है वायु, लेकिन हम इसे शॉर्ट में नोट वर्ड यूज करते हैं, नोट। देखिए जब वायु 2 नोट या 2 नोट से कम है और ये शांत जल पर बह रही है, जब 2 नोट वाली वायु या 2 नोट से कम वाली वायु शांत जल पर बहती हैं तो छोटी तरंगें उत्पन्न होती हैं। क्लियर। फिर देखिए, लेकिन जब वायु की गति बढ़ जाती है, जब वायु की स्पीड बढ़ जाती है तब तरंगें बड़ी हो जाती हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जब वायु 2 नोट या 2 नोट से कम होती है और ये शांत जल पर बहती है तब तरंगें छोटी उत्पन्न होती हैं, लेकिन जब वायु की स्पीड बढ़ जाती है तब बड़ी तरंगें उत्पन्न होती हैं। और एक बात और, वापस आ जाओ इधर, हम बात कर रहे थे जब तरंगे महासागरों का जो ये तट पर पहुंचती हैं तो वे ऊर्जा से मुक्त हो जाती हैं, लेकिन इन जो ये तरंगे उत्पन्न हो रही हैं, ये जब तरंगे उत्पन्न होती हैं महासागर को जो तट है वहां तक पहुंचती हैं, फिर तरंगे टूट जाती हैं। टूटने के बाद वे सफेद रंग के ये बुलबुले के रूप में गिर जाती हैं, झाग बनकर। तो ये जो प्रक्रिया है, यहाँ तक आते आते वे 1000 किलोमीटर की यात्रा करती हैं। मीन्स जब तरंगे उत्पन्न होती हैं, तरंगे उत्पन्न होने के बाद वे महासागरों के तट पर पहुंचती हैं, फिर तरंगे टूट भी जाती हैं, और जब टूटती हैं वे टूटती हैं वाइट कलर के बुलबुले के रूप में, झाग बनकर। तो इस पूरी प्रक्रिया में वे 1000 किलोमीटर की यात्रा करती है। इसके साथ साथ दोबारा से करें, देखिए तरंगों का आकार और आकृति, ये हमें तरंगों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता है। जैसे जो तरंगे युवा है उनकी ढाल अधिक होती है, लेकिन ऐसे तरंगे जो जिनकी गति कम है या नियमित है वे दूर वाले स्थानों पर उत्पन्न होती हैं। इसके बाद जो तरंगे कब टूटती हैं, जब महासागरों के जल की गहराई वेवलेंथ से आधी हो जाती है तब तरंगे टूट जाती हैं। और एक बात और, जो वायु मापने का जो मापक है वो है नोटिकल, जिसे हम शॉर्ट में नोट कहते हैं। जब वायु 2 नोट से कम होती है और ये शांत जल पर बहती है तब तरंगे छोटी उत्पन्न होती हैं, लेकिन जब वायु की गति बढ़ जाती है तब बड़ी तरंगे उत्पन्न होती हैं। और जो ये तरंगे हैं इनके उत्पन्न होने से लेकर महासागरों के तट पर पहुंचने तक, वहां पर टूटने तक, और फिर क्या है सफेद बुलबुलों के रूप में झाग बनकर गिरने तक वे हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करती हैं। इसके बाद एक लास्ट इम्पोर्टेंट बात, जो तरंगे ये क्या है वृत्ताकार रूप में गति करती हैं। देखो ये क्या है, ये करती है सर्कुलर फॉर्म में, सर्कुलर मीन्स गोलाई वृत्त में, ये वृत्ताकार रूप में गति करती हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, वायु, क्योंकि वायु ही तरंगे उत्पन्न करने का महत्वपूर्ण कारण है। वायु जल को ऊर्जा देता है जिससे तरंगे उत्पन्न होती हैं। ये वायु है जो वायु की तीव्रता, वायु की स्पीड कितनी है, वायु की स्पीड अधिक होगी तो तरंगे बड़ी उत्पन्न होगी, लेकिन जब वायु की स्पीड 2 नोट या 2 नोट से कम होगी तब तरंगे छोटी उत्पन्न होगी। तो ये जो वायु की तीव्रता है, वायु की जो स्पीड है, ये हमें क्या बताती है कि किसी एक स्थान पर जो तरंगे हैं वे कितनी प्रभावशाली हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं एक विशेष क्षेत्र में एक निश्चित दिशा में तरंगे कितने समय तक प्रवाहित हैं या कितने समय से चल रही हैं। क्लियर बेटा, यहाँ तक आपको करना है महासागरीय जल संचलन। ओके स्टूडेंट्स,
आज आप तरंगों के बारे में पढ़ के आएंगे। तरंगे क्या हैं, तरंगों की विशेषताएं क्या है, जिसमें आपको ये पॉइंट्स लर्न करने हैं। तरंग शिखर, तरंग गर्थ, तरंग हाइट, तरंग लेंथ, वेव लेंथ, तरंग आयाम, तरंग काल, तरंग गति और तरंगावर्ती। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, तरंगों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे कुछ तरंगे युवा है उनकी ढाल अधिक होती है, और कुछ तरंगे जिनकी गति नियमित है या कम है, वे क्या है, वे दूरस्थ स्थानों पर उत्पन्न होती हैं। फिर हमें ये पता चलेगा कि वायु की गति भी जो तरंगों को प्रभावित करती है, और वायु की तीव्रता, स्पीड, वायु की स्पीड कितनी है, कम है या अधिक है। इससे हमें ये पता चलता है किसी एक विशेष क्षेत्र में तरंगें कितनी अधिक प्रभावशाली हैं। Okay students, today you will learn waves and its features. Thank you. Have a nice day.